नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से दशकों की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आलेख में कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन आदर्श में सादगी और सामाजिक न्याय के दो स्तंभों का उल्लेख करते हुए एक बार जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन समारोह पर पटना में आयोजित जनता पार्टी के नेताओं की एक बैठक का जिक्र किया है, जिसमें फटे कुर्ते में शामिल हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नए कुर्ते के लिए पार्टी नेताओं की दान राशि को सौंपने का प्रस्ताव आता है। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर उक्त दान को स्वीकार करते हैं, लेकिन तत्काल ही मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी पृष्ठभूमि और दूरदर्शिता, साहस और सहजता को जिस तरह स्थापित और सम्मानित किया, ऐसे प्रेरक जीवन वृत्त वाले कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के सुपात्र ही हैं। भारत रत्न समेत तमाम पद्म सम्मानों के इतिहास का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि इन सभी सम्मानों के साथ इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट एंड टाइमिंग को भी देखा और परखा गया है। अब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान देने को लेकर भी विपक्षी पार्टियां, विशेषकर बिहार की सत्तारूढ़ गैर भाजपा सरकार से संबंधित पार्टियों ने इसे भाजपा का चुनावी दांव ठहराया है। चुनाव पूर्व ऐसी घोषणाओं के प्रयोग और परंपराओं का लंबा इतिहास है। किसानों की कर्ज माफी, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक आरक्षण देने का निर्णय, या फिर हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद का नाम कथित तौर पर हटाकर नवंबर 2013 में क्रिकेट के युगीन दिग्गज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का ऐलान हो, तेलंगाना राज्य के गठन, यह सब टाइमिंग के ही संदर्भ है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जननायक कहलाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार और देश की सामाजिक चेतना और आंदोलन के श्रेष्ठ मानक रहे हैं, जिन्हें उत्तर भारत का अन्नादुराई तक कहा गया। जाहिर है कि उनको भारत रत्न दिए जाने के निर्णय और उसकी विरासत की दावेदारी बटोरने के खेल में भाजपा से लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दलों के बीच होड़ ही नहीं लगी है। संयोगवश इस सम्मान के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में एक बार फिर अनिश्चितता के संकेत हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर एक कारण और अवसर हो सकते हैं? पहले अमिताभ बच्चन और बाद में शाहरुख खान अभिनीत दोनों ही फिल्मों डॉन में एक फेमस डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया। लेकिन एक बात समझ लो कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक रोचक कथा यह है कि वे बतौर मुख्यमंत्री एक बार लंबे समय के लिए गायब हो गए। उनके कार्यालय, सहायकों और नजदीकी लोगों तक को खबर नहीं थी कि कर्पूरी जी कहां हैं। उनकी ऐसी कथित अनुपलब्धताओं को लेकर सामान्य तौर पर बिहार में यह कहा भी जाता था कि देयर इज नो गवर्नमेंट इन बिहार। कुछ नेता दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास यह शिकायत लेकर पहुंचे कि बिहार का कुछ तो करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस कर्पूरी ठाकुर को इमरजेंसी काल में इंदिरा गांधी की सभी एजेंसियां महीनों तक अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी नहीं ढूंढ पाई, उसे मैं कहां ढूंढ पाऊंगा। लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर जी की पहचान और प्रभाव को कसकर पकड़ लेने की होड़ अकारण नहीं है। कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के वह डॉन कहे जा सकते हैं, जिनके सामाजिक न्याय, दर्शन और नीतियों के क्रियान्वयन की बराबरी बिहार में उनके उत्तराधिकारियों में से कोई भी नहीं कर सकता। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की मिसाल यह है कि उन्होंने विरासत के रूप में स्व अर्जित कोई संपदा नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी पुश्तैनी गांव में रहती थी, पिता नाई का काम करते थे जिससे घर चलता था, बेटे बेटियां कभी उनके साथ नहीं रहे। वे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे को लिखे पत्रों में वे हमेशा यही नसीहत देते थे कि तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, वरना मेरी बदनामी होगी। और कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री ठंड के महीने में भी वे पंखा चलाया करते थे ताकि मच्छरों से बच सकें।
क्योंकि उनके पास अपनी कोई मच्छरदानी नहीं थी। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर इनकरप्टेबल थे, जो राजनीतिक जीवन में एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर कोई भी विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे। उनकी सादगी ने उनको जननायक बनाया। निर्धन और पिछड़े पहचान से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने राष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर पहचान बनने से लेकर बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का कारनामा कर दिखाया था। राज्य में दलितों पर अत्याचार के बढ़ते मामलों से चिंतित होकर कर्पूरी ठाकुर सरकार ने दलित परिवारों को बंदूक रखने के लिए हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया। उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए 26% आरक्षण की पहली पहल करने से लेकर अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई बंद करने, मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, देश में पहली बार वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने, आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फीस को माफ करने, राज्य कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को लागू करना, सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिफ्ट की सुविधा प्रदान करने, गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद करना, सरकारी कामकाज में हिंदी अनिवार्य करना जैसे बड़े निर्णय करने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार में मंडल कमीशन और उसके बाद सामाजिक न्याय के राजनीतिक आंदोलन के 3 प्रमुख लाभार्थियों लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार से दूरदर्शिता, साहस और नीतियों को लेकर काफी आगे रहे हैं। 1971 में और फिर 1978 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के शासन में बिहार में पंचायती राज चुनाव हुए, जिसके बाद 2 दशक तक राज्य में पंचायती चुनाव कराए ही नहीं जा सके। यह न तो सामाजिक न्याय है, न ही राजनीतिक लोकतंत्र में निष्ठा का कोई उदाहरण। ऐसे अनेक प्रकरणों को परखें तो लगता है कि मौजूदा पीढ़ी के राजनीतिकों में परिवारवाद से परहेज करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक सफर और सफलता में साहसिक और दूरगामी निर्णय लेने के मामले में और समाज के कमजोर तबकों में गढ़े गए लाभार्थी परिवारों तक सामाजिक कल्याण की सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की सफलता और लोकप्रियता में कर्पूरी ठाकुर के समकक्ष दिखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के समान उन पर भी भ्रष्टाचार के कोई विश्वसनीय आरोप नहीं है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संपदा अर्जन करने, विलासिता और वंशवादी राजनीति की विरासत के आरोपों से दूर ही रहे हैं और जिस बिहार में शराबबंदी को लागू करने की ऐतिहासिक उपलब्धि नीतीश कुमार के हिस्से में है, उस शराबबंदी को सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने 1970 में लागू किया था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और मोदी संयोगवश कर्पूरी ठाकुर की विरासत को साझा करते हैं। लेकिन यह सवाल तो है कि आखिर वह कारण क्या रहे कि कर्पूरी ठाकुर जी की पृष्ठभूमि, उनके आदर्श, प्रेरणा, उनके आंदोलनों और संघर्षों के जीवन को, उनके महानायकत्व को निर्मित ही नहीं होने दिया गया। यह सही है कि 2007 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2017 के बाद से लालू यादव और उनके उत्तराधिकारी परिवार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने की पैरवी की है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान मनमोहन सिंह सरकार में भी दिया जा सकता था, जब लालू यादव की पार्टी यूपीए सरकार की प्रमुख घटक दल थी। मैंने पहले ही कहा है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में किसी नए समीकरण के लिए एक कारण और अवसर हो सकते हैं, जिसमें बिहार के बेहद जटिल सामाजिक समीकरण को चुनावी समीकरण में ढालने की कोशिश केंद्र में हो सकती है। संदर्भ लें कि 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने ही मात्र 29 साल के लालू यादव को भारतीय लोकदल के टिकट पर छपरा से लोकसभा का टिकट दिलाया और लालू यादव ने भले ही खुद को कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी स्वयं ही घोषित कर दिया हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद यादव को कभी नहीं चाहते थे। क्या नीतीश कुमार बिहार में अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना सकते हैं? एक और संदर्भ लें कि जातीय बंटवारे की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में सोशल इंजीनियरिंग के तमाम प्रयोगों के बाद भी 1990 के दशक से लगातार भाजपा अपने हिंदुत्व की पहचान के बूते खासा जनाधार बनाए हुए है। यह बात बिहार विधानसभा में उसके विधायकों और लोकसभा में सांसदों की संख्या और बिहार में मिलने वाले उनको मत प्रतिशत से समझा जा सकता है।
लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीतिक धुरी बनने के लिए भाजपा को कुछ और राजनीतिक जमीन चाहिए। उधर मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी यदि नीतीश कुमार की जगह खुद को राजनीतिक धुरी के रूप में स्थापित करना चाहती है तो उसे भी अतिरिक्त वोट बैंक की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने जिस ओबीसी समाज के भीतर महापिछड़ों का ईबीसी वर्ग निर्मित किया है वह लगभग 35% है और कर्पूरी ठाकुर जी इसी ईबीसी समाज के मानव अंबेडकर हैं। नीतीश कुमार के इस ईबीसी वोट बैंक पर भाजपा और लालू प्रसाद यादव की पार्टी दोनों की गंभीर नजर है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में अपने मुख्यमंत्रित्व और राजनीतिक जमीन को यदि अपने परिवार को नहीं सौंप सकते तो क्या लालू यादव के परिवार को सौंप सकते हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं में है तो यह समझना होगा कि फिर मोदी और नीतीश कुमार की किसी नई साझेदारी का आकार और आधार क्या हो सकता है। मोदी सरकार की फिर से वापसी को लेकर जो भी विश्लेषक और राजनीतिक विचारक आशंकित रहे हों वे 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के बाद मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर अब लगभग आश्वस्त हैं। उधर राष्ट्रीय विपक्ष वाले इंडी गठबंधन में बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीट बंटवारे में हो रही देरी और राहुल गांधी की पदयात्रा में गंवाए जा रहे समय के बीच बंगाल में ममता बनर्जी की एकला चलो ऐलान में खेला होवे मुश्किल होता जा रहा है। जाहिर है और संभव भी है कि नीतीश कुमार अपनी नई भूमिका और राजनीतिक भूमि तलाश लें। मुझे लगता है कि बिहार समेत पूरे देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कर्पूरी मॉडल एक नया मंडलवाद हो सकता है। केंद्र सरकार को सौंपी गई रोहिणी कमीशन की सिफारिशें दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर द्वारा पिछड़ों के भीतर ही सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े और अगड़े की पहचान पर आरक्षण देने के फॉर्मूले का एक नया संशोधित संस्करण है। यह कैसे और कब लागू किया जा सकता है यह अभी मात्र अनुमान का विषय है, लेकिन इसकी संभावनाएं खुली हुई हैं। चूंकि बिहार की सभी क्षेत्रीय पार्टियां और जाति विशेष की पहचान और नारे पर उभरी स्थानीय पार्टियों का एक निश्चित वोट बैंक है जिसे वे अपने साथ किसी भी पाले में या गठबंधन में ले जाने की बेहतर संभावना रखते दिखते हैं। ऐसे में ईबीसी यानी कर्पूरी वोट बैंक एक नया राजनीतिक मैदान हो सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बधाई देते हुए परिवारवादी राजनीति के अपने निर्धारित मानक को अभी जिस तरह जनमंच से उठाया है उसे नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव परिवार और महागठबंधन के भविष्य को लेकर एक संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार यदि एनडीए में वापस लौटते हैं तो इसके बताए जाने वाले कारण क्या होंगे यह सोचना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं और प्रयोगों को खींचकर इतना लचीला बना देना सामान्य नहीं हो सकता। बिहार की सियासत में अंतरात्मा की आवाज और जघन्य मित्रता, जी हां, जघन्य मित्रता की सहनशीलता की ऊपरी सीमा एक बार फिर परखी जा सकती है। मैं दोहरा रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी बखूबी साझा कर सकते हैं। 1974 में बिहार आंदोलन के उत्कर्ष के दौरान पटना में अपनी विशाल रैली में जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि हर कुर्सी के नीचे आग जल रही है। यह आग मुझे लगता है आज एक बार फिर बिहार में सुलग रही है। इसके संदर्भ में एक और दिलचस्प तथ्य जानें कि 1980 के दशक में जब बिहार में शासकीय और प्रशासनिक दिशाहीनता को लेकर अनेक चिंताएं आम जनता के बीच में थीं, तब 31 दिसंबर 1978 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा था कि बिहार के शासक, नेतागण और नागरिक मानो भगवान बुद्ध की उस भविष्यवाणी पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं कि यह भूमि हमेशा आंतरिक झगड़े, आग और बाढ़ का शिकार बनी रहेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा यह भले ही दिलचस्प हो, लेकिन ऊंट बैठेगा यह एक सत्य है।
लेकिन क्या बिहार यही डिजर्व करता है? कर्पूरी ठाकुर के आदर्श और मानक एक बार फिर बिहार के लिए कसौटी बने हुए हैं। आपने कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।